हेलो माय डियर वंस। वेल, आज हम क्लास 12th का नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने वाले, राइट? ओके क्लास, सो द नेक्स्ट चैप्टर इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, राइट? सो लेट्स स्टार्ट। देखो, इसमें हम पढ़ने वाले हैं द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन गैमेटोजेनेसिस, मेंस्ट्रुअल साइकिल, फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, देन पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, राइट? सो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं, राइट? So, as you are aware, humans are sexually reproducing and viviparous. देखो, ये क्या कह रहे हैं कि अगर आप अवेयर हैं, जैसे कि आप ऑलरेडी जानते हैं जो ह्यूमंस हैं वो कैसे ऑर्गेनिज्म से जो क्या करते हैं, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है? सेक्सुअली क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी कि उनमें एग और स्पर्म फॉर्मेशन होता है, और जिसमें एग और स्पर्म जो होते हैं वो फ्यूज़ करते हैं, देन फर्टिलाइजेशन होता है, देन आगे चल के एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है ज़ायगोट बनने के बाद, राइट? क्लियर? और साथ में क्या होता है, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का होता है उनमें, और ह्यूमंस में दूसरी चीज़ क्या होती है, दैट इज़ वे क्या है, वीवी पैरस का मतलब है कि वो बर्थ देते हैं यंग वंस को। किसको बर्थ देते हैं? दैट इज़ यंग वंस, राइट? बर्ड्स की तरह वो एग्स ले नहीं करते हैं, ह्यूमंस यंग वंस को बर्थ देते हैं, ठीक है? इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? विवी पैरस। यानी कि विवी पैरस वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो यंग वंस को बर्थ देते हैं इंस्टेड ऑफ लेइंग एग्स, राइट? आगे देखते हैं। आगे लिखा है द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन ह्यूमंस इंक्लूड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, जिसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस, जैसे कि स्पर्म्स बनता है मेल्स में एंड ओवम बनता है फीमेल्स में, ठीक है? तो अगर हम क्लास रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहला क्या आता है रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में? दैट इज सबसे पहला आता है गैमीट फॉर्मेशन। गैमीट फॉर्मेशन का मतलब है दैट इज गैमेटोजेनेसिस, एग और स्पर्म बनना, राइट? रिप्रोडक्टिव इवेंट्स की बात करते हैं, और गैमीट फॉर्मेशन होता है आफ्टर प्यूबर्टी इन मेल एंड फीमेल, ठीक है? हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, तो आगे देखते हैं। उसके बाद क्या होता है, गैमीट फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन, ठीक है? तो दूसरा रिप्रोडक्टिव इवेंट क्या हुआ? दैट इज इंसेमिनेशन, यानी कि ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनाइटल ट्रैक्ट, यानी कि फीमेल बॉडी में है जब स्पर्म को ट्रांसफ़र करा जाता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं दैट इज इंसेमिनेशन। फिर थर्ड क्या आता है? एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम बोलते हैं क्या? फर्टिलाइजेशन, जिसकी वजह से क्या बनता है? आगे चल के ज़ायगोट बनता है, ठीक है? तो थर्ड इवेंट क्या हो गया? दैट इज फर्टिलाइजेशन, ठीक है? अब ये तो वो इवेंट्स हो गए जो मेल और फीमेल दोनों से रिलेटेड है, ठीक है? यानी कि रिप्रोडक्टिव इवेंट्स में ये जो मेन इवेंट्स कौन से हो गए? पहला हो गया गैमीट फॉर्मेशन, देन हो गया इंसेमिनेशन, यानी कि क्या हुआ कि जो मेल गैमीट है स्पर्म, उसको फीमेल बॉडी में क्या करना है? ट्रांसफ़र करना है, दैट इज इंसेमिनेशन। देन फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्यूज़न हो रहा है किसका? मेल और फीमेल गैमीट का। इसके आगे जितने भी इवेंट्स होंगे वो सब फीमेल बॉडी में होंगे, राइट? क्योंकि ज़ायगोट किस में बना है? फीमेल बॉडी में बना है, ठीक है? आगे क्या होता है? जब ज़ायगोट बन जाता है, यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बन गया? ज़ायगोट बन गया। उसके बाद क्या है? दिस इज फॉलोड बाय फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, जिसको हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन, राइट? अब फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? दैट इज इम्प्लांटेशन। क्लियर? सॉरी क्लास। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? दैट इज इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन में क्या होता है? जो ज़ायगोट होता है वो मल्टीप्लाई होता है, और मल्टीप्लाई होने के बाद क्या बनता है? ब्लास्टोसिस्ट बनता है, और ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है? फीमेल की जो यूट्रस होती है उसकी यूट्राइन वॉल जो होती है उसमें क्या होता है? अटैच हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? इम्प्लांटेशन, राइट? इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो क्या होगा? डेवलप होना शुरू हो जाएगा, राइट? एम्ब्रियो डेवलपमेंट शुरू होगा, राइट? जिसको हम क्या बोलेंगे? जेस्टेशन, ठीक है? अब जेस्टेशन के बाद क्या हुआ? डिलीवरी ऑफ द बेबी, जिसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन, राइट? तो देखो, सबसे पहले इन मेन इवेंट्स, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद में कौन से इवेंट्स हुए कि भाई ज़ायगोट बना, ज़ायगोट के बाद क्या हुआ? इम्प्लांट ज़ायगोट बना,
देन इम्प्लांटेशन हुआ, ठीक है, इम्प्लांटेशन के बाद जेस्टेशन पीरियड आया, ठीक है, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंड देन क्या हुआ, पार्चुरेशन डेवलपमेंट, राइट। ओके, आगे देखते हैं। आगे लिखा है यू हैव लर्न दैट दीज रिप्रोडक्टिव इवेंट्स अकर आफ्टर प्यूबर्टी, यानी कि ये सारे जो इवेंट्स जो अभी मैंने बताया था कि सारे इवेंट्स कब होते हैं, प्यूबर्टी के बाद होते हैं, राइट। देयर आर रिमार्केबल डिफरेंस बिटवीन द रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन मेल एंड फीमेल. फॉर एग्जाम्पल, स्पर्म फॉर्मेशन कंटिन्यू इवन इन द ओल्ड मैन, बट फॉर्मेशन ऑफ ओवम सीजेस इन विमेन around the age of 50 years. ठीक है, so let us examine the male and the female reproductive system in humans. देखो ये क्या कह रहे हैं कि अगर हम ह्यूमंस में किसकी बात करते हैं, मेल की और फीमेल की, तो जो फीमेल है, फीमेल में ओवम सीज हो जाता है, यानी कि ओवम फॉर्मेशन एक सर्टेन एज तक हो जाता है, यानी कि ओवम फॉर्मेशन 50 ईयर्स पर क्या हो जाता है, अराउंड 50 ईयर्स तक सीज हो जाता है, ठीक है। जबकि जो मेल में जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है, थ्रू आउट लाइफ, क्योंकि ओल्ड मैन भी क्या कर रहा है, स्पर्म रिलीज कर सकता है, सो हम इसको बोलते हैं जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है वो थ्रू आउट लाइफ होता है इन मेल्स। क्लियर, आई होप आई एम क्लियर इनफ। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है आपका, दैट इज़ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि हम सबसे पहला टॉपिक जो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन किया, अब हम इसमें सबसे पहला टॉपिक क्या पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, राइट। अब देखो इसमें क्या लिखा है कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो कहाँ पर लोकेटेड है, पेल्विस रीजन में लोकेटेड है, ठीक है। पेल्विस रीजन जो हमारी नाभि से काफ़ी नीचे होता है, ठीक है, दैट इज़ पेल्विस रीजन। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, एनसीईआरटी के डायग्राम में, राइट। हाँ, अब इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इट इंक्लूड्स अ पेयर ऑफ टेस्टीज, यानी कि टेस्टीज का पेयर प्रेजेंट होता है, जिसमें उसके साथ साथ टेस्टीज के साथ साथ क्या होते हैं, एसेसरी डक्ट्स होती हैं, ठीक है, ग्लैंड्स होती है, और क्या होता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, राइट। तो हम ये सारी ये चारों चीज़ें मिलके क्या क्या, चार चीज़, टेस्टीज है, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स हैं एंड एक्सटर्नल जेनिटल, ये सारे मिलके क्या बनाते हैं, एक रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाते हैं, यानी कि हम पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सिर्फ इन चारों चीज़ों की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब जो कुछ भी रिलेटेड होगा, चाहे वो हार्मोन हो तो इनमें से किसी से रिलेटेड होगा, ठीक है, कुछ भी जो रिलेटेड होगा इन चार चीज़ों से रिलेटेड होगा। तो ह्यूमन का जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें ये चार चीज़ों के बारे में, चार ऑर्गन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, राइट। इसमें क्या है, टेस्टीज है, एसेसरी डक्ट्स हैं, ग्लैंड्स है, और क्या है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट। आगे देखते हैं क्लास। तो सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे, टेस्टीज के बारे में। क्या लिखा है इसमें, द टेस्टीज आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी विद इन अ पाउच लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रोटम। कि ये क्या कह रहे हैं, जो टेस्टीज है वो यहाँ देख सकते हैं आप, कि ये जो टेस्टीज है वो कहाँ प्रेजेंट है, एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, जो कहाँ है, बॉडी के बाहर है, ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज स्क्रोटम, ठीक है। आगे देखते हैं। हाँ, सॉरी, आगे क्या लिखा है, द स्क्रोटम हेल्प्स इन मेंटेनिंग द लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टीज टू टू 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। ये क्या कह रहे हैं कि जो हमारी नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, दैट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स, ठीक है, थोड़ा प्लस माइनस होता है, ह्यूमन टू ह्यूमन वेरी करता है, राइट, लेकिन ये स्टैंडर्ड होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब ये क्या कह रहे हैं, जब टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होंगी तो उनका जो टेम्परेचर होगा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से या 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होगा, कम होगा, यानी कि यहाँ पर कितना टेम्परेचर होगा, दैट इज़ या तो 35 होगा, ठीक है, 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, ठीक है, या फिर 34.5 होगा, 34.5 होगा, वही। तो बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि जो स्क्रोटम का टेम्परेचर वो 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस है, नहीं, स्क्रोटम का जो टेम्परेचर वो इतना कम है नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से, राइट। हाँ, आगे देखते हैं।
आगे क्या लिखा है, आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको बात, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है स्क्रोटम का टेम्परेचर, इसलिए बॉडी से बाहर होता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब है क्लास दैट इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, मेल गैमेट्स होते हैं ना स्पर्म्स, ठीक है। तो इसका जो टेम्परेचर है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस इसलिए कम होता है क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर 35 34.5 समथिंग ऐसा टेम्परेचर ज़रूरी होता है। 37 डिग्री जो सेल्सियस है वो स्पर्म फॉर्मेशन के जो प्रोसेस होता है स्पर्म फॉर्मेशन में उसके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, राइट। आगे देखते हैं। इन अडल्ट्स ईच टेस्टिस इज ओवल इन शेप with a length of about 4 to 5 centimeter and width of about 2 to 3 centimeter, ठीक है। यानी कि इनकी जो एक अडल्ट मेल की अगर हम बात करें, यानी कि जो टेस्टिस में स्पर्म बन सकते हैं, अगर हम ऐसी टेस्टिस की बात करें तो उसकी जो विड्थ है वो होगी 2 से 3 सेंटीमीटर की, और जो लेंथ है वो 4 से 5 सेंटीमीटर की। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि विड्थ की 2 3 विड्थ 4 5 लेंथ, राइट, क्लियर। और जो टेस्टिस है वो कवर्ड होती है डेंस कवरिंग से, ठीक है। काफ़ी डेंस कवरिंग होती है, काफ़ी थिक कवरिंग होती है टेस्टिस की, उसका टेम्परेचर को मेंटेन करना होता है, राइट। हाँ, तो अभी तक हमने टेस्टिस के बारे में मेन क्या पढ़ा है कि वो सबसे पहले स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसका टेम्परेचर क्या होता है 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है देन नॉर्मल टेम्परेचर, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, राइट। दूसरी हमने क्या चीज़ पढ़ी है इसमें कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, ये तो इसमें आ गया, ठीक है। दूसरा क्या है कि जो उसकी शेप है वो कैसी है, ओवल है, ठीक है। अगर हम उसकी शेप की अगर हम बात करें तो उसकी जो लेंथ है, उसकी विड्थ पहले देख लेते हैं। उसकी जो विड्थ है, एक सेकेंड, हाँ, उसकी जो विड्थ है वो है 2 से 3 सेंटीमीटर, और जो लेंथ है 4 से 5 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे हमने क्या पढ़ा कि उसकी डेंस कवरिंग होती है, ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे क्या लिखा है। ईच टेस्टिस हैज़ अबाउट 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कितनी टेस्टिस है, 2 टेस्टिस है, ठीक है, 2 टेस्टिस है, इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको हम 2 मान लेते हैं, ठीक है। या फिर एक मिनट रुको, हाँ, टेस्टिस है, इसको हम मान लेते हैं नंबर 2, इसको हम मान लेते हैं टेस्टिस नंबर 1, ठीक है। अगर हम एक टेस्टिस की बात करें तो हर एक टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट है, 250 कंपार्टमेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या बोलते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, हमने शॉर्ट में लिखा, ठीक है। इसको सीक्वेंस को थोड़ा समझ के चलना कि 250 कंपार्टमेंट्स है एक टेस्टिस में, यानी कि 250 इसमें है, एक सेकेंड, यानी कि 250 इसमें हो गए और 250 इसमें हो गए, तो टोटल ह्यूमन मेल बॉडी में टोटल कितने कंपार्टमेंट्स हो गए टेस्टिस में, 250 प्लस 250 दैट इज 500, ठीक है। लेकिन हम एक टेस्टिस के बारे में पढ़ेंगे तो मतलब हमने दूसरे के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है, उसको ही मल्टीप्लाई 2 कर देंगे। तो अगर हम एक टेस्टिस की बात करें तो एक टेस्टिस में 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ठीक है। और हर एक लोब्यूल में, यानी कि ईच लोब्यूल, हर एक लोब्यूल में क्या होता है, 2 से 3 सेमनीफेरस हाईली कॉइल्ड क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं, ठीक है। यानी कि 1 से 3 या 2 से 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होते हैं जो हाईली कॉइल्ड होती है, ठीक है। ऐसे कॉइल्ड होती है, राइट, कॉइल्ड होती है ऐसे ही, क्लियर। तो हर एक लोब्यूल में, यानी कि 250 क्या है,
टेस्टिकुलर लोब्यूल है जिनको कंपार्टमेंट बोलते हैं या टेस्टिकुलर लोब्यूल बोलते हैं, और हर एक लोब्यूल में क्या है, 1 से 3 सेमिनिफेरस क्या है, ट्यूब्यूल है। ठीक है, अब देखो इसमें यही लिखा है कि 250 कंपार्टमेंट्स हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोलते हैं, और हर एक लोब्यूल में क्या होता है, 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इन विच स्पर्म्स आर प्रोड्यूस, जिसमें स्पर्म्स बनते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे क्या लिखा है क्लास, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल इज लाइंड on its inside by 2 types of cells called male germ cell and Sertoli cell. अब ये क्या कह रहे हैं कि each seminiferous tubule, हर एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में 2 तरह की सेल्स होती हैं। ठीक है, एक होती है कौन सी, मेल जर्म सेल, ठीक है, और दूसरी क्या होती है, एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, हाँ, दूसरी क्या होती है, दैट इज सर्टोली सेल। ठीक है, ओके। अब मेल जर्म सेल का दूसरा नाम क्या है, स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है, यहाँ देख सकते हैं स्पर्मेटोगोनिया मेल जर्म सेल का दूसरा नाम है। अब मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के क्या बनाती है, स्पर्म्स बनाती है। अब वो स्पर्म्स कैसे बनते हैं वो हम आगे बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस टॉपिक में, राइट। और सर्टोली सेल्स आगे चल के क्या करती है, इन स्पर्म्स को, ये जो स्पर्म्स बन रहे हैं, एक सेकंड थोड़ा सा सही से लिख देती हूँ इसको, हाँ, सर्टोली सेल्स क्या करती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, यानी कि ये नर्स की तरह एक्ट करती है सेल्स, और क्या करती है, इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है ताकि ये अच्छे से क्या हो सके, स्पर्म्स बन सके, राइट। हाँ, आगे क्या लिखा है, द मेल जर्म सेल्स यानी कि स्पर्मेटोगोनिया, मेल जर्म सेल यानी कि स्पर्मेटोगोनिया अंडरगोस मियोटिक डिवीजन, ये मियोटिक डिवीजन में जाते हैं और क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं। यानी कि मेल जर्म सेल में क्या होगा, मियोटिक डिवीजन, और जिसकी वजह से क्या बनेगा, स्पर्म्स बनेंगे, राइट। आगे लिखा है जो भी मैंने बताया, वाइल सर्टोली सेल्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल्स, जो सर्टोली सेल्स हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे, न्यूट्रिशन किसको, जर्म सेल को, जो भी मैंने बताया, राइट। आगे क्या लिखा है, ओ एक सेकंड क्लास, एक सेकंड, थोड़ा वो चला गया है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है ना। हाँ, तो हमने इसमें पढ़ा था कि अभी तक हमने क्या पढ़ा कि जो मेल जर्म सेल्स हैं वो उनको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, और वो आगे चल के क्या बनाते हैं, दैट इज स्पर्म्स बनाते हैं, राइट। बस थोड़ा सा इसमें टॉपिक और रह गया है, इसको कवर करके फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्लियर।
हाँ, तो हमने ये पढ़ लिया था कि जो सर्टोली सेल्स है वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, यहाँ तक हमने क्लियर कर लिया था। अब देखो, अब ये क्या कह रहे हैं, द रीजन आउटसाइड द सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पेस। अब जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल के जो बाहर का जो रीजन होता है, हमने कहा कि भाई 250 कंपार्टमेंट्स हैं, हर एक कंपार्टमेंट में क्या है, तो 1 से 3 क्या है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, ठीक है। तो जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, यानी कि सपोज करिए कंपार्टमेंट है और उसमें मान लीजिए 3 सेमनिफेरस ट्यूब्यूल है, राइट। तो इनका जो बाहर का जो एनवायरमेंट होगा, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर का स्पेस होगा, ठीक है, इस बाहर के स्पेस में क्या होंगे, कुछ सेल्स होंगे, कुछ ब्लड वेसल्स होंगे, ठीक है, सेमनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर में, ठीक है। तो ये क्या कह रहे हैं कि जो सेमनिफेरस ट्यूब्यूल का जो बाहर वाला स्पेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, यानी कि इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे, इंटरस्टिशियल स्पेस, ठीक है, जिसमें क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, इसके पास क्या होंगी, ब्लड वेसल्स होंगी, प्लस क्या होंगी, इंटरस्टिशियल सेल्स होंगी, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स को हम क्या बोलते हैं, लेडिंग सेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो इंटरस्टिशियल सेल्स या लेडिंग सेल्स। अब लेडिंग सेल्स क्या करेंगी, ये सिंथेसाइज करती है क्या, टेस्टिकुलर हार्मोन्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है। तो एंड्रोजन हार्मोन्स कौन सिक्रेट करता है, दैट इज लेडिंग सेल्स या इंटरस्टिशियल सेल्स, क्लियर। अदर इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, और भी बहुत सारी सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये जो आपने अभी तक पढ़ा है यहाँ तक, ये पूरा टेस्टिस का पार्ट था। आगे हम पढ़ेंगे मेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ओके क्लास। और हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम्स भी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है, क्लियर, एंड थैंक यू सो मच।